चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर नीति शास्त्र के निर्धारक और उनके परिणामों के बारे में। तो सबसे पहले इनके निर्धारक लिख लीजिए, उनके बारे में फिर हम डिटेल में अध्ययन करते चलेंगे। तो पहले पॉइंट आउट कर लीजिए क्या क्या निर्धारक तत्व हैं इनके। पहला लिखिएगा, इरादे के आधार पर आपका इरादा क्या है, इंटेंशन। दूसरा, परिणाम के आधार पर। तीसरा, नियमवाद के अनुसार, नियमवाद के अनुसार। चौथा, परिणामवाद के अनुसार। पांचवा, आत्मपूर्णतावादी दर्शन के अनुसार, आत्मपूर्णतावादी दर्शन के अनुसार। आत्मपूर्णतावादी दर्शन के अनुसार। नेक्स्ट, साधन और साध्य की पवित्रता के अनुसार। साधन और साध्य की पवित्रता के अनुसार। ठीक है, तो इन सारे के अनुसार हमें यहाँ पर इसके निर्धारक तत्व हैं और इनके बाद दोनों ही चीज़ें जुड़ी हैं। एक उसका निर्धारण करेगा और उस निर्धारण जो किया गया है उससे क्या परिणाम निकलेगा, उससे इन दोनों चीज़ों को साथ साथ यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, पहली बात करते हैं यहाँ पर। पहला क्या है, इरादे के अनुसार। किसी व्यक्ति का क्या इरादा है किसी कार्य को करने के प्रति। जो भी इरादा है कार्य करने का, उस कार्य को करने से क्या शुभ होगा और क्या अशुभ होगा, क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा, ये डिसाइड कौन करेगा, आपका इरादा क्या है। ठीक है, मान लीजिए आपने कोई काम किया, जैसे एक डॉक्टर क्या होता है, किसी मरीज का क्या करता है, इलाज करता है। ठीक है, डॉक्टर ने मरीज का इलाज किया लेकिन उस मरीज की क्या हुई, डेथ हो जाती है। तो यहां पर आप बताइए डॉक्टर का इरादा क्या था, इलाज करके उसको बचाना, लेकिन उसका परिणाम क्या निकला, उस मरीज की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो क्या है, हम डॉक्टर को दोषी, उसका इरादा गलत था, उसका इरादा क्या था, अच्छा था। तो परिणाम आपका अनैतिक हो यानी अशुभ हो, लेकिन अगर आपकी इच्छा यानी इरादा अच्छा है तो क्या है, आप नैतिक रूप से वो सही है, उचित। ठीक है, यही आपके इरादे के अनुसार कहता है। तो इसमें लिखिएगा, इसमें लिखिएगा, नैतिकता का निर्धारण व्यक्ति के इरादे को ध्यान में, नैतिकता का निर्धारण व्यक्ति के इरादे को ध्यान में रखकर किया जाता है, रखकर किया जाता है। यदि व्यक्ति का इरादा, यदि व्यक्ति का इरादा पवित्र हो, यदि व्यक्ति का इरादा पवित्र हो, भले ही उसका परिणाम अच्छा ना हो, भले ही उसका परिणाम अच्छा या बुरा हो। यदि व्यक्ति का इरादा पवित्र हो, भले ही उसका परिणाम अच्छा या बुरा हो। ठीक है, इरादावादियों के अनुसार, इरादावादियों के अनुसार नैतिक माना जाएगा, नैतिक माना जाएगा। ठीक है, तो आपकी इच्छा डिपेंड करती है, आपका इरादा क्या था। परिणाम अच्छा बुरा उनके लिए निर्भर नहीं है, आपका इरादा निर्भर करता है कि आपका इरादा अगर अच्छा था, परिणाम गलत हो, अच्छा हो, बुरा हो, उससे मैटर नहीं, आप अच्छे हैं। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ नेक्स्ट पॉइंट में इसमें लिखेगा, वहीं भले ही परिणाम शुभ हो, वहीं भले ही परिणाम शुभ हो, लेकिन यदि व्यक्ति का इरादा
लेकिन यदि व्यक्ति का इरादा पवित्र नहीं हो, व्यक्ति का इरादा पवित्र ना हो तो वह कर्म अनैतिक माना जाएगा। इरादा पवित्र ना हो तो वह कर्म अनैतिक माना जाएगा। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, यदि एक डॉक्टर किसी मरीज का इलाज करता है, यदि एक डॉक्टर किसी मरीज का इलाज करता है परंतु वह फिर भी मर जाता है, तो इसका कर्म नैतिक माना जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा इरादावादियों ने क्या कहा, समझ में आ गया। उसका इरादा उनके लिए मायने रखता है, परिणाम उनके लिए मायने नहीं रखता है। दूसरी तरफ थे कौन से, दूसरा क्या है, परिणामवादियों के अनुसार। अब परिणामवादियों से आपको मतलब चल रहा होगा कि उनके लिए क्या मायने रखेगा, परिणाम, यानी आपकी इरादा उनके लिए मायने नहीं रखती है। आपका अगर परिणाम अच्छा आता है तो आप अच्छे हैं, परिणाम गलत है तो आपने गलत है। इसी चीज़ को, जो पहला एग्जाम्पल हमने लिया, इसी एग्जाम को अप्लाइड कर लो। यहाँ आपका इरादा क्या था, अच्छा था, मरीज का बचाने का इरादा था, इसलिए आपने उसका इलाज करना शुरू किया, लेकिन उस मरीज का वहाँ पर वो बचता नहीं है, उसकी डेथ हो जाती है। परिणाम क्या निकला, अशुभ। तो परिणामवादी कहते हैं आप अनैतिक हैं। सही है, परिणामवादियों को मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए। मैंने अच्छे के लिए काम किया था, अब नहीं बचा तो इसमें मेरी क्या गलती, लेट लाया गया मरीज, पहले लाया जाता मैं बचा लेता। अब लास्ट स्टेज में लाकर बोलोगे कि बचा लो, नहीं हो पाया मुझसे। लेकिन परिणामवादी कहते हैं नहीं, तुमने गलत किया, उसको मार दिया, मर्डर कर दिया तुमने उसका। एक और परिस्थितियां देखते हैं। आप बिल्डिंग पे खड़े हैं, ठीक है, 2-3 मंजिला ऊपर बिल्डिंग पे आप खड़े हैं, नीचे से एक भिखारी आपसे बेगिंग करता है, पैसे मांगता है। भिखारी जो है हट्टा कट्टा है, हिस्ट पुस्ट है, और आप उसको देखकर, भीख मांगते देखकर आपको गुस्सा आता है। आप अपनी जेब से 10 का सिक्का निकालते हो और उसको मारने की कोशिश करते हो। आपने उसको उसी सिक्के से खींचकर मारा। भिखारी ने अपने आप का बचाव कर लिया और सिक्का ज़मीन पे जाके गिर गया। वो सिक्का उठाता है, जाता है दुकान पे, 10 रुपये का समोसा लेता है, खा लेता है। परिणाम क्या निकला, उसकी भूख क्या हुई, शांत हो गई। लेकिन आपका इरादा क्या था, माने शुभ था या अशुभ था, उचित था या अनुचित था, लेकिन परिणाम क्या निकला। तो परिणामवादी यही कहते हैं, इरादे का कोई मतलब नहीं है, परिणाम क्या निकला ये दे बताइए आप। परिणाम शुभ निकला, कोई बात नहीं, आपसे फेंक कर मारा हो या आराम से दिया हो, तो कंडीशन पर डिपेंड, ठीक है। चलिए लिखिए, परिणामवादियों के अनुसार लिखिएगा। अनिल जी चलिए लिखिएगा। परिणामवादियों का मानना है कि, परिणामवादियों का मानना है कि इरादा कुछ भी हो, इरादा कुछ भी हो, यदि व्यक्ति का परिणाम अच्छा नहीं है, इरादा कुछ भी हो, यदि व्यक्ति का परिणाम अच्छा नहीं है तो कर्म नैतिक नहीं माना जाएगा। परिणाम अच्छा नहीं है तो कर्म नैतिक नहीं माना जाएगा। अतः परिणामवाद के अनुसार वही कर्म नैतिक है, वही कर्म नैतिक है जिसका परिणाम सकारात्मक है। वही कर्म नैतिक है जिसका परिणाम सकारात्मक है। यहाँ पर भी ये केस लिख लीजिएगा, दूसरा वाला, पहला वाला नहीं, ठीक है।
यदि आप एक 4 मंजिला इमारत पर खड़े हैं, लिखिए, यदि आप 4 मंजिला इमारत पर खड़े हैं और एक हट्टा कट्टा भिखारी आपसे भीख मांग रहा है, उसकी अवस्था देखकर आपको क्रोध आ जाए, और आप 10 रुपए का सिक्का से उसको मारते हैं। भिखारी अपना बचाव करके उस 10 रुपए के सिक्के को लेकर वहां से मुस्कुराते हुए चला जाता है, और जाकर उससे एक समोसा खा लेता है। जिससे उससे भूख शांत हो जाती है, जिससे उसकी भूख शांत हो जाती है। अर्थात परिणाम सकारात्मक रहा, परंतु आपका इरादा नेक न होने के बावजूद भी परिणामवादी आपको नैतिक मानेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो आप यहां पर महत्व किसको दिया जाना चाहिए, परिणामवादी को या फिर इरादावादी को? इरादावादियों को देना चाहिए। आपका बेसिकली इरादा अच्छा होना चाहिए। वो तो चलिए इस बार अच्छा हो गया परिणाम आपको, लेकिन हर बार अगर आपका इरादा गलत ही होगा तो हर बार आपके परिणाम अच्छे नहीं निकलेंगे। लेकिन आपका इरादा अगर हर बार अच्छा होगा, परिणाम हो सकता है आपको 1-2 बार अनैतिक निकलें, अशुभ निकलें, लेकिन ज़्यादातर परिणाम आपको शुभ निकलेंगे। तो बेहतरी क्या है? इरादा अच्छा होना चाहिए। ठीक है, इसी चीज़ को और क्लैरिफाई करते हैं। थोड़ा सा और लिखिए, इसमें आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। आपको आंसर अगर लिखने को आता है तो वहाँ पर आपको बेटर रहेगा। इसमें लिखिएगा, इरादा और परिणाम दोनों निर्धारकों पर गौर किया जाए, तो दोनों में से कोई भी पूर्ण नहीं है। कई बार व्यक्ति का इरादा नेक होता है, परंतु उसका प्रभाव अच्छा नहीं होता है। और कई बार इरादा अच्छा होता है, कई बार प्रभाव अच्छा होता है। इरादा अगर आपका नेक नहीं है तो कई बार परिणाम अच्छे होंगे, कई बार परिणाम अच्छे नहीं होंगे, परंतु उसके इरादे की नेक नियति में यदि संकीर्णता हो तो
यदि उसके इरादे के नेक नियति में संकीर्णता हो तो वह कर्म नैतिकता के दायरे में लाया जाना एक द्वंद्व का प्रश्न हो जाता है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी महिला के द्वारा अपने भूखे बच्चे को, ठीक है, भोजन प्रोवाइड कराना है, उसके पास पैसे नहीं हैं, वो किसी दुकान से क्या करती है, चोरी कर लेती है खाने के सामान और लाकर अपने बच्चों को दे देती है। यहाँ परिणाम क्या है, इरादा क्या है, दोनों अच्छा है, लेकिन नैतिकता के आधार पर देखें तो चोरी क्या है, तो आपके पास एक द्वंद्व की स्थिति फंसती है आपकी। यहाँ आपका इरादा भी अच्छा था, परिणाम भी अच्छा था, लेकिन आपके द्वारा किया गया कार्य क्या है, वो गलत, वो अनैतिक। चोरी करना कहीं से भी नैतिक नहीं। तो ऐसी द्वंद्व की स्थिति में क्या होगा, यहाँ इरादा, जो इरादावादियों ने बोला है कि आपका अगर इरादा नेक है, परिणाम कैसा भी मैटर नहीं करता है, आप अच्छे हैं, तो इरादा उसका क्या था, अपने बच्चों की भूख को शांत करना, उसके कारण वहाँ पे बच्चों की भूख भी शांत हो गई, तो आप क्या हुए, अच्छे हो गए। परिणामवादी कहते हैं आपके इरादे से कोई मतलब नहीं है, परिणाम आपका कैसा आता है वो निर्भर करता है। तो परिणाम क्या हुआ, बेटर आया कि लोगों की भूख शांत हो गई, तो परिणामवादियों के अनुसार भी आप सही। लेकिन नैतिकता के तराजू पर अगर हम आपको देखें तो वहाँ पर आप सही नहीं हैं, क्योंकि आप कहीं से भी चोरी आपको करने के अनुदेश नहीं दे। ठीक है, तो इसी चीज़ को आगे करके लिखिएगा। इसी में एग्जाम्पल ही आप लिख लीजिए। ठीक है, इसमें लिखिएगा, जैसे किसी महिला द्वारा अपने भूखे बच्चों के लिए किसी दुकान से कुछ सामान चुराकर, कुछ खाने का सामान चुराकर अपने बच्चों की भूख शांत करने के लिए लाती है, जिससे बच्चों की भूख शांत हो जाती है। लेकिन इस दौरान उसने चोरी जैसा एक निकृष्ट कृत्य किया है। तब प्रश्न यह उठता है, तब इस दौरान उसने चोरी जैसा एक निकृष्ट कृत्य किया है। तब प्रश्न यह उठ जाता है कि एक तरफ उसका इंटेंशन यानी इरादा पवित्र है, परंतु उसके द्वारा किया गया कार्य सामाजिक मानदंडों के अनुसार अनुचित है। सामाजिक मानदंडों के अनुसार अनुचित है। अतः ऐसी स्थिति में उसका कार्य नैतिकता और अनैतिकता के बीच, अतः ऐसी स्थिति में
उसका कार्य नैतिकता और अनैतिकता के बीच एक द्वंद्व का प्रश्न उत्पन्न कर देता है। एक द्वंद्व का प्रश्न उत्पन्न कर देता है। ठीक है, इसमें लिखिएगा तो यहाँ पे क्या किया जाना चाहिए, आप बताएं क्या हो सकता था, यहाँ पे क्या होगा? अच्छा, पहले भीख मांगने का प्रयास करना चाहिए था, दे देता। मतलब बच्चों की भूख शांत करने का चोरी से भी बेहतर ऑप्शन थे, जहाँ बेटर तरीके से इस कार्यों को संपादित कर सकते थे। आपका इरादा भी अच्छा होता अपने बच्चों की भूख शांत करने का, आपका काम भी नेक होता और परिणाम भी अच्छा हो सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिएगा परिस्थिति जन्य नैतिकता। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा परिस्थिति जन्य नैतिकता। हाँ, परिस्थिति जन्य माने परिस्थिति से उत्पन्न। बात करते हैं ना अभी परिस्थिति जन्य नैतिकता क्या है, जो पूरी नैतिकता ही परिस्थिति जन्य है, तो ये परिस्थिति जन्य नैतिकता क्या है, बस वही सारी चीज़ है। सिचुएशनल एथिक्स क्या है? सिचुएशनल एथिक्स जैसे अभी आपको अलग अलग 3 प्रकार की सिचुएशन आपको देखने को मिली। अभी 3 एग्जाम्पल इसके पहले ही हमने देख लिए। ठीक है, एक डॉक्टर मरीज का, एक आपका भिखारी को जो आपने सिक्के फेंक कर मारे, और तीसरा आपका एक माँ के द्वारा चोरी करके अपने बच्चों की भूख शांत की। 3 अलग अलग परिस्थितियाँ थीं आपके पास और 3 ही अलग अलग तरह के आपको परिणाम देखने को मिलते। एक जगह इरादा अच्छा था लेकिन परिणाम अशुभ था, एक जगह आपका इरादा गलत था लेकिन परिणाम शुभ था, एक तरफ इरादा भी अच्छा था परिणाम भी शुभ था, तो भी आप एक जगह गलत हो गए, उसके सामाजिक मानदंडों के अनुरूप आपके कार्य। यानी परिस्थिति जन्य जो नैतिकता है वो यही कहती है कि परिस्थिति के अनुसार आपके द्वारा किया गया कार्य नैतिकता के अनुरूप है या नहीं। तो नैतिकता पूरी तरह से परिस्थिति जन्य ही है। आपके द्वारा किया गया हर कार्य उन परिस्थिति पर ही डिपेंड करता है। हर परिस्थिति आपको एक नए तरह के निर्णय लेने को मजबूर करेगी। ठीक है, उसी महिला को यदि वहां पर कोई काम मिल जाता, उसने हो सकता है चोरी इसलिए की हो कि उसको कोई काम ही ना दे रहा हो। परिस्थिति ये हो सकती है कि उसने चोरी इस उद्देश्य से की हो फाइनल रूप से जब उसके पास करने को कुछ ना रहा हो। चोरी बेसिकली आदमी तभी करता है जब उसके पास कोई और चारा नहीं होता। आप भी चोरी कभी नहीं करेंगे, लेकिन मान लीजिए आप बहुत दिनों से आपने कुछ ना खाया पिया, आपके पास कोई पैसे हैं, रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए पहनने के कपड़े नहीं हैं, आप अपने सर्वाइवल के लिए क्या करोगे? करोगे ये काम, किसी का लूटपाट करोगे, किसी के साथ कहीं चक्कू लेकर बैठे रहोगे, जैसे कोई रास्ते से निकलेगा निकाल खड़े हो जाओ, निकालो पर सबने। हाँ, अब आप वहाँ पर अगर सेल्फ डिफेंस आता तो उसी को मार के वहीं मार दो, कमज़ोर तो ऑलरेडी पहले से है वो। नहीं सर, वो बात नहीं है कि अगर हमारी ऐसी कंडीशन होगी कि हम बिल्कुल मायने की कगार पे हैं और तब हम चोरी करते हैं और हम अपने पक्ष को रखते हैं कि हम सेल्फ डिफेंस में चोरी कर रहे हैं। ये बहुत ही गलत अवधारणा है और समाज में इस तरह से चोरी की अवधारणाएं जो होंगी आप उसको बढ़ावा दे देंगे। सेल्फ डिफेंस में कोई चोरी नहीं होती है। सेल्फ डिफेंस में आप किसी दूसरे को क्या करते हैं, वहाँ के दूसरे को आप बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं। सेल्फ डिफेंस में आपकी अपनी आत्मरक्षा करनी होती है। ठीक है, आपने आदमी आत्मरक्षा करने का, आप दूसरे को जानबूझकर आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये सेल्फ डिफेंस नहीं है। आपने अपनी सेल्फ डिफेंस करने के दौरान अनजाने में किसी को नुकसान पहुंचा दिया,
तो माना जाए। आप जानबूझकर उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, चोरी जानबूझकर आप कर रहे हैं, आप जानते हैं ये गलत है फिर भी आप कर रहे हैं, ये सेल्फ डिफेंस नहीं कहता। कहता है नहीं, तब तो फिर सब चोरी करेंगे। क्यों करेंगे भाई? कोई जॉब क्यों करेगा बैठ के? नहीं करेगा ना कोई। जो घर में महिलाएं हैं वो पति का साफ करेंगी, जो पुरुष हैं घर के बाहर जो मिलेगा उसका साफ करेंगे। तो आज किसी के घर में पैसे हैं, कल उसका चोरी हो गया तो दूसरे घर में चल रहा है। किसी दिन बैंक में पैसे हैं तो किसी का बैंक साफ हो गया। कहते भाई सब सेल्फ डिफेंस चल रहा है, कंट्री सेल्फ डिफेंस पर चल रही है। ठीक है, और कुछ? हाँ, तो हम परिस्थिति जन्य की बात है, तो यहाँ पे नोट डाउन करिएगा, परिस्थिति जन्य नैतिकता आपकी कैसी होनी है। हाँ, इसमें लिखिएगा कई बार ऐसे कार्य जो सामाजिक मानदंडों के विरुद्ध, कई बार ऐसे कार्य जो सामाजिक मानदंडों के विरुद्ध होते हैं, परंतु व्यक्ति परिस्थितिवश ऐसा करने पर, मजबूर हो जाता है। परिस्थितिवश ऐसा करने पर मजबूर हो जाता है। तब परिस्थितियों को ध्यान में रखकर नैतिक कर्म का मूल्यांकन किया जाता है। तब परिस्थितियों को ध्यान में रखकर नैतिक कर्म का मूल्यांकन किया जाता है। इसे परिस्थितिजन्य नैतिकता कहते हैं। इसे परिस्थितिजन्य नैतिकता कहते हैं। परंतु परिस्थिति का भी मूल्यांकन व्यक्ति के इरादे, तथ्यों, नियमों और कर्म के प्रभाव को, इरादे, तथ्यों, नियमों और कर्म के प्रभाव को ध्यान में रखकर किया जाता है। इस प्रकार नैतिक कर्मों के निर्धारक तत्व, नैतिक कर्मों के निर्धारक तत्व के इस प्रकार नैतिक कर्मों के निर्धारक तत्व के रूप में इंटेंशन यानी इरादा के रूप में इरादा और परिणाम दोनों के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। इरादा और परिणाम दोनों के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। चलिए अब बात यहाँ पर करते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, नियमवाद और परिणामवाद आधारित निर्णय। नियमवाद और परिणामवाद आधारित निर्णय। नियमवाद और परिणामवाद आधारित निर्णय, ये क्या कहते हैं? नियमवाद से जहाँ तक आपका मतलब है, नियमवादियों का कहना है कि आप नियमों के अनुसार अगर कोई निर्णय लेंगे, ठीक है,
जो भी नियम कानून समाज में बनाए गए हैं या संविधान में वर्णित हैं या आईपीसी की जो धाराएं हैं, सड़क पर चलने के जो नियम कानून हैं, आप अगर उन नियमों के अनुरूप आचरण करेंगे तो आप नैतिक हैं। यानी नियमों के अनुसार आपका नैतिक होना चाहिए। वहीं परिणामवादी कहते हैं, और वो नियमवादी एक चीज़ और कहते हैं कि आप नैतिक रूप से यानी नियमों के अनुसार अगर आप पालन करते हैं, अगर उससे कोई परिणाम अशुभ भी निकलता है तो वहाँ पर आप नैतिक रूप से सही। जैसे कि सड़क पर ट्रैफिक रूल के अनुसार आपने साइड से चल रहे हैं और गलत साइड से कोई आ जाता है, उससे आपकी टक्कर लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो वहाँ पर गलती आपकी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अपने रूल का फॉलो कर रहे थे, जो रूल्स हैं ट्रैफिक नियम पर चलने के, आप उसका पालन कर रहे थे। तो वहाँ पर आप क्या है, नियमों का अनुसार पालन कर रहे थे, लेकिन परिणाम उसका क्या निकला, अशुभ निकला। तो उसके लिए नियमवादियों के अनुसार आप क्या हैं, सही। परिणामवादियों का उल्टा कहना है, परिणामवादी हमेशा उल्टा ही कहते हैं, वो परिणाम पर ही फोकस करते हैं कि परिणाम क्या आया, अरे नियम कानून फॉलो किया लेकिन परिणाम तो अशुभ ही आया, टक्कर तो मारी थी, एक्सीडेंट तो हो ही गया। वो सर अल्टरनेटिव को चाहते हैं, अल्टरनेटिव को अप्रोच करो। तो परिणामवादी यही कहते हैं कि नियम कायदे कानून मानो चाहे ना मानो, लेकिन परिणाम आपका अच्छा है तो आप अच्छे हैं, बुरा है तो आप बुरे हैं, नैतिक रूप से। ठीक है, बस यही कह रहे हैं, इसी को नोट डाउन करिए। तो सबके घरों में परिणामवादी सोचते हैं। अच्छा, सब परिणामवादी हैं। अच्छा, यहाँ पे कितने लोग हों परिणामवादी मानते हैं अपने आप को, जो परिणाम पर फोकस करते हैं, चाहे जैसे भी चलें परिणाम मिलना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 लोग हैं जिनका ये मानना है IAS IPS की पोस्ट मिले, उसके लिए चाहे साम दाम दंड भेद जो भी अप्लाई करना पड़े, सब सही है। बाकी कहते हैं नहीं, हम नियम से चलेंगे, पहले प्री क्वालिफाइड करेंगे, फिर मेंस क्वालिफाइड करेंगे, फिर इंटरव्यू देंगे, कोई पैसा मांगेगा तो नहीं देंगे। ठीक है, नियम कायदे कानून के अनुसार हम जॉब मिलेगी हमको, तभी हम करेंगे। ठीक है, अब परिणामवादियों के लिए यहाँ पर देखिए, जो परिणामवादी गए थे, जो जुगाड़ से गए थे, जो पैसा लगा के जिनको पोस्ट मिल गई थी, योगी जैसी सरकार आती है तो वहाँ पर वो जांच बिठा देते हैं, सारी की सारी जॉब खाली। लेकिन जो वह जांच के दौरान जो होते हैं, जो लोग पैसे देकर हुए वो तो बाहर हो गए, लेकिन जो नियम से गए थे उनकी पोस्ट बहाल हो गई। तो नियम से चलना सही था या परिणाम से चलना सही था? सुधर जाइए आप लोग, गलत जगह पर गलत रूट मत अप्लाई करिए। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं इसको। हाँ, आप भी कुछ कह रहे हैं, चलिए इसमें लिखिएगा, किसी भी नैतिक कर्म के निर्धारण के लिए, किसी भी नैतिक कर्म के निर्धारण के लिए नियम और परिणामवाद का भी सहारा लिया जा सकता है। नियम और परिणामवाद का भी सहारा लिया जा सकता है। नियमवादियों का मानना है कि यदि व्यक्ति नियमों के अनुसार कर्म कर रहा है, भले ही उसका परिणाम या प्रभाव नकारात्मक हो, तो वह कर्म नैतिक माना जाएगा। परंतु ठीक इसके विपरीत यदि भले ही आपने नियम का पालन किया हो, भले ही आपने नियम का पालन किया हो या ना किया हो,
परिणाम का प्रभाव सकारात्मक होना ही नैतिक कर्म कहलाएगा। परिणाम का प्रभाव सकारात्मक होना ही नैतिक कर्म कहलाएगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा, नियमवादी नैतिकता के निर्धारक के रूप में जहां नियम और कानून पर बल देते हैं, वहीं परिणामवादी व्यक्ति की भावनाओं पर बल देते हैं। परिणामवादी व्यक्ति की भावनाओं पर बल देते हैं। परंतु इन दोनों की अपनी अपनी सीमाएं हैं। कोई आवश्यक नहीं कि नियमों के आधार पर लिया गया निर्णय सही हो, क्योंकि प्रत्येक समस्या और स्थिति नियम और तथ्यों से ही परिभाषित नहीं होती है। प्रत्येक समस्या और स्थिति नियम और तथ्यों से ही परिभाषित नहीं होती है। इसके कुछ भावनात्मक पहलू भी महत्वपूर्ण होते हैं। उदाहरण के लिए लिखेगा, इससे आप सब परिचित हैं। उदाहरण के लिए लिखेगा, महाभारत में भीष्म द्वारा ली गई प्रतिज्ञा के अनुरूप द्रौपदी के चीरहरण के दौरान भी मूक दर्शक बने रहना नियमवाद की सीमा का परिचायक है। चीरहरण के दौरान भी मूक दर्शक बने रहना नियमवाद की सीमाओं का परिचायक है। ठीक इसके विपरीत कर्ण द्वारा अपनी कुंठा की संतुष्टि के लिए दुर्योधन का सहयोग देकर धर्म के विरुद्ध खड़े होना दुर्योधन का सहयोग देकर धर्म के विरुद्ध खड़े होना परिणामवाद की सीमाओं को चिन्हित करता है। परिणामवाद की सीमाओं को चिन्हित करता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, इस प्रकार नैतिकता के चलिए
पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। इस प्रकार नैतिकता के निर्धारक तत्व के रूप में, नैतिकता के निर्धारक तत्व के रूप में मध्यम मार्ग का सहारा लेना चाहिए, मध्यम मार्ग का सहारा लेना चाहिए। सदैव व्यक्ति को मध्यम मार्ग का सहारा लेना चाहिए। सदैव व्यक्ति को कर्म करने के दौरान, सदैव व्यक्ति को कर्म करने के दौरान नियम व मानदंडों को ध्यान में रखते हुए, नियम व मानदंडों को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक प्रकृति, मानदंडों को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक प्रकृति की भावनाओं के प्रति, सकारात्मक प्रकृति की भावनाओं के प्रति जो समाज में सर्व स्वीकृत है, जो समाज में सर्व स्वीकृत है, मैंने सबके द्वारा स्वीकार किया गया हो, जो समाज में सर्व स्वीकृत है के अनुसार कर्म करने के लिए, के अनुसार कर्म करने के लिए प्रेरित होना चाहिए, प्रेरित होना चाहिए। परंतु कर्म के दौरान किसी भी समस्या का समाधान, कर्म के दौरान किसी भी समस्या का समाधान नियम व मानदंडों के अनुसार, समस्या का समाधान नियम व मानदंडों के अनुसार ही करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मैक्सिमम चीज़ें हो गई। क्या क्या बचा है अभी?